नमस्कार। आप देख रहे हैं कारू न्यूज। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दो आरोपी अंसार और असलम को अदालत ने एक दिन की पुलिस हिरासत में सौंपने के निर्देश दिए हैं, जबकि 12 अन्य आरोपियों को न्याय हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का आरोप है कि इन दंगों के मुख्य साजिशकर्ता अंसार और असलम ही हैं और इस दौरान आरोपी अंसार ने कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते समय बेशर्मी दिखाई। जिस समय इन आरोपियों को रोहिणी अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, अदालत परिसर में एंट्री गेट पर मीडिया को देखकर आरोपी अंसार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अंसार ने गेट पर मीडिया कर्मियों को देखकर फिल्मी अंदाज में पुष्पा का एक्शन किया। इतना ही नहीं, आरोपी लगातार मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे से साफ देखा जा सकता है कि उसे पुलिस की कार्रवाई का कोई डर नहीं है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा ने राजधानी की उस चिंता देश दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसके समाधान के लिए कभी कोई ईमानदार कोशिश नहीं की गई है। यह मुद्दा है दिल्ली में बसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों का। आरोप है कि इस मिट्टी से कोई लगाव न रखने वाले इसी शरणार्थी समुदाय ने हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर मामले को संगीन बना दिया। यह हमला ऐसे समय में हुआ जबकि इसी देश के मुसलमानों के द्वारा शोभा यात्रा पर फूल भी बरसाए गए थे। जहांगीरपुरी के दर्जनों स्थानीय निवासियों ने बताया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ के लोगों के लिए हमेशा समस्या का कारण बने रहते हैं। वे अपराध को रोजगार के माध्यम की तरह देखते हैं। वाहनों की चोरी करना, उसके टुकड़े कर कबाड़ी की दुकानों पर बेचना और अन्य छोटे मोटे अपराध करना उनके लिए पेशे के जैसा होता है। सामान्य तौर पर कुछ लोग कबाड़ का काम करते हैं तो कुछ वाहनों की रिपेयरिंग करते हैं। कुछ लोग आसपास के इलाकों की दुकानों पर ठेले से सामान ढोने और ई रिक्शा चलाने जैसा मजदूरी का काम करते हैं। महिलाएं आसपास के क्षेत्र में घरों में कामकाज करने जाती हैं तो उनके बच्चे कूड़े से कबाड़ बीनने का काम करते हैं। आरोप है कि जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे अपराध के माध्यम से पैसा कमाने को प्रमुखता देते हैं। इसमें घरों में चोरी करना, निर्जन स्थान पर खड़े वाहनों के पार्ट्स गायब कर देना और कारों से कीमती सामान उड़ा लेना शामिल है। कई बार वे हत्या और लूटपाट जैसी बड़ी वारदातें भी अंजाम देते हैं। बड़ा अपराध करने के बाद अक्सर वे अपना पता बदल देते हैं। उनकी पहचान के लिए कोई सटीक व्यवस्था न होने के कारण अक्सर वे पुलिस की पकड़ से बाहर होते हैं और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बने रहते हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि कुछ राजनीतिक दल इन इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने का काम करते हैं। राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें वोटर बनाने के लिए राशन कार्ड भी बनाया गया है और अब हजारों लोगों के आधार कार्ड तक बनाए जा चुके हैं। अब आसानी से यह पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया है और इनमें से कौन अवैध शरणार्थी के तौर पर यहां रह रहा है, यह भी जानना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली भाजपा के मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल का आरोप है कि दिल्ली सरकार इन अपराधियों को मुफ्त बिजली, पानी और राशन देकर इन्हें पालने का काम कर रही है, जबकि ये लोगों की संपत्ति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो जल्द से जल्द बांग्लादेशी रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजना अनिवार्य है, अन्यथा ये रोग दिल्ली के लिए असाध्य बन जाएगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब सीए और एनआरसी के विरोध में अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे थे, तब दिल्ली में भी शाहीन बाग और जाफराबाद जैसे लगभग दर्जन भर इलाकों में प्रदर्शन चल रहे थे। उस समय इसी जहांगीरपुरी इलाके से बसों में भर भर कर प्रदर्शनकारी ले जाए जाते थे। पूरे दिन के प्रदर्शन के बाद रात में उन्हें यहां वापस छोड़ दिया जाता था। इन शरणार्थियों को भी यह उम्मीद होती थी कि यदि पड़ोसी देशों से यहां आने वाले मुसलमानों को भी नागरिकता देने का कानून बन जाता है तो उनके यहां पर स्थायी तौर पर रहने का प्रबंध हो सकता है। आरोप यह भी है कि पूर्वी दिल्ली के इलाके जाफराबाद इलाके में भड़की हिंसा के मामले में भी इस इलाके के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के नाम सामने आए थे। बाद में पुलिस की धरपकड़ में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई और इन पर इस समय मुकदमा चल रहा है और कई इस समय भी जेलों में बंद हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
अब आपको ये बताते हैं कि कैसे ये हिंसा फैली है और दिल्ली का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां से हिंसा फैली है। तो हनुमान जन्मोत्सव पर निकली शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कई इलाके से होकर गुजरी, लेकिन कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। जबकि जब यहां सी ब्लॉक के पास बनी एक मस्जिद के पास से होकर शोभा यात्रा गुजर रही थी तो इस पर पथराव शुरू हो गया। सी ब्लॉक की इस मस्जिद से कुछ ही दूर पर एमसीडी वाला पार्क और सीडी पार्क है। इस एरिया के हजारों मकान बांग्लादेशी रोहिंग्या शरणार्थियों के हैं। हिंसा यहीं से भड़की बताई जाती है। जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक इलाके के निवासी कुछ स्थानीय निवासी हैं और उन्होंने ये बताया है कि शोभा यात्रा पर अचानक हमला हो गया, किसी को संभलने का अवसर तक नहीं मिला। शोभा यात्रा मोटरसाइकिल पर निकाली जा रही थी, लिहाजा पथराव होने पर सभी इधर उधर भागने लगे। गलियों के दोनों ओर बने 3-4 मंजिलों के मकानों के ऊपर से छतों से भी पत्थर आ रहे थे। इससे बचना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कई लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई, जबकि बाद में हमलावरों के द्वारा इन मोटरसाइकिलों में भी आग लगा दी गई। इस पूरे हमले में बांग्लादेशी रोहिंग्यों के ऊपर सवाल उठ रहा है। स्थानीय लोगों ने यह दावा किया है कि पूरी यात्रा दिल्ली पुलिस के संरक्षण में निकाली जा रही थी, लिहाजा शोभा यात्रा में शामिल किसी भी व्यक्ति के पास तलवार जैसी कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं थी। पुलिस के साथ होने से यह किसी को अंदाजा भी नहीं लग रहा था कि उनके ऊपर हमला हो जाएगा और इस तरह से हमला हो जाएगा, लेकिन अचानक हमले ने पूरी सोच को उलट कर रख दिया। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि शोभा यात्रा के कुछ अन्य इलाकों से गुजरने पर उनसे अभद्र इशारे भी किए गए। चूंकि शोभा यात्रा की गाड़ी स्वचालित नहीं थी, यानी कि खुद नहीं चल रही थी, बल्कि इसे हाथ से खींचा जा रहा था, लिहाजा जब पथराव होने के बाद लोग अपनी जान बचाकर भागे और मूर्ति वाहन को छोड़ दिया गया, तो कुछ उपद्रवियों ने, आप ये देखिए कि किसी को खौफ भी नहीं है, भगवान से भी खौफ नहीं है, कुछ उपद्रवियों ने मूर्ति के साथ भी अभद्रता की। लोगों का कहना है कि वे सब कुछ देखकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। बाद में पुलिस के आने के बाद शोभा यात्रा में शामिल रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को उठाकर उसे यथास्थान पहुंचाया। यहाँ के लोगों का कहना है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के आपराधिक प्रवृत्ति के कारण वे हिंदुओं ही नहीं, देश के मुसलमानों के परिवारों के लिए भी समस्या बनते हैं। देश के मुसलमान अक्सर कपड़े, फल, वाहन, परिवहन के व्यापार से जुड़े रहते हैं और पैसा कमाकर सम्मानजनक तरीके से परिवार को पालने और बच्चों को शिक्षा देने की प्राथमिकता देते हैं, जबकि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय स्वयं भी अपराध में लिप्त रहता है और अपने बच्चों को भी इसी तरह की वो ट्रेनिंग देता है। लिहाजा स्थानीय देसी मुस्लिम परिवार इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। जहांगीरपुरी भी शोभा यात्रा में शामिल एक हनुमान भक्त ने यह बताया कि जब यात्रा दूसरे मुस्लिम बहुत इलाके से गुजर रही थी, तब वहां उनका स्वागत भी किया गया था। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प भी बरसाए थे, लेकिन जब वही यात्रा सी ब्लॉक के कुशल सिनेमा के सामने मस्जिद के पास से होकर गुजरी तो उस पर पथराव हो गया। यहां तक कि एक एडवोकेट ने भी बताया कि वे मुख्य घटना स्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूर मुकुंदपुर में रहते हैं, लेकिन हनुमान शोभा यात्रा निकाले जाने के बात सुनकर इसे देखने वो वहां पहुंचे थे। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शोभा यात्रा में केवल जय श्री राम और जय हनुमान, जय बजरंगबली के नारे लग रहे थे। किसी एक भी नारे को किसी समुदाय विशेष के खिलाफ या भड़काऊ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने देखा कि अचानक सी ब्लॉक की मस्जिद के पास शोभा यात्रा के लोगों की कुछ लोगों से बहस शुरू हो गई और इससे कुछ ही देर में पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। एक वकील के तौर पर कार्य करने वाले जो एडवोकेट साहब है, वो बताते हैं कि कार्य करने वाले कि इस पूरे हमले में दूसरे पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यदि ऐसा होता तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी। हालांकि इस दौरान एक सवाल यह भी है कि जब पूरे देश में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हो चुकी थी, तो पुलिस को इस शोभा यात्रा के दौरान क्या ज्यादा सतर्क नहीं रहना चाहिए था? लेकिन उन्होंने देखा कि शोभा यात्रा के साथ अलग अलग क्षेत्रों में केवल 5-6 दिल्ली पुलिस के जवान ही दिखाई पड़ रहे थे, जबकि इस दौरान ज्यादा सतर्कता बरतते हुए पर्याप्त संख्या में फोर्स को उतारना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ये बड़ी चूक है और जिस चूक की वजह से
जहांगीरपुरी में इतनी बड़ी हिंसा घटित हो गई। तो यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर जहांगीरपुरी में एक सोची समझी साजिश को करार दिया गया। लेकिन ये नहीं चलेगा। आपको हिंदू मुस्लिम में भेद करके आप उस पे तलवारबाजी करें, आगजनी करें, पत्थरबाजी करें, वो नहीं शोभा देगा। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। और रोहिंग्या मुसलमान जो एक बड़ी समस्या इस देश में खड़ी हो चुकी है, उस पर सरकार को एक्शन जरूर लेना चाहिए। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन यहां पर राजनीतिक मुद्दों से हटकर यहां पर जो शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई है, यहां पर धर्म के नाम पर जो उत्पीड़न करने की कोशिश की गई है, यहां पर जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है अलग समुदाय के कारण या अलग सोच के कारण, उसको वहां पर रोकने की जरूरत है और इसमें सबको पहल करने की जरूरत है।